स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। कल मैंने मॉडर्न इतिहास को शुरुआत किया था और कल का पहला क्लास था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन में हमने देखा पुर्तगाली किस प्रकार से भारत आते हैं, भारत का खोज किस प्रकार से लोग करते हैं। स्पेन का जो कोलंबस था वो भारत की खोज के लिए निकलता है। वो जो हिंद महासागर आने के बजाय वो अटलांटिक महासागर पार करके 1492 में अमेरिका पहुंच गया। इसी क्रम में आपने देखा कि जो पुर्तगाल का जो प्रिंस हेनरी था वो अफ्रीका के पश्चिमी तट का मानचित्र बनवाया। उसी क्रम में एक बार्थोलोम्यू डियाज था जो आपका 1487-88 में अफ्रीका के जो निचला हिस्सा है केप ऑफ गुड जिसे हम जानते हैं उत्तमासा द्वीप के नाम से, वहाँ पे वो पहुँचता है और वो पुनः वापस लौट जाता है। उसके बाद 1497 में 4 जहाज़ों के साथ वो निकलता है, कौन, वास्को डी गामा, और उसी रास्ते से होते हुए पहुँचता है और केप ऑफ गुड होप के पास में अब्दुल मलिक नामक व्यक्ति मिलता है जो भारत आने के लिए सहायता और मदद करता है उसका। तो हमने इस प्रकार से कल देखा और किस प्रकार से रास्ता का खोज हुआ था, क्या कारण था रास्ता के खोज होने का कारण। ठीक है, तो कल का क्लास आप देख लेंगे, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में डचों का आगमन। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, लगभग 10 से 15 मिनट में ये क्लास समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास को। नीदरलैंड के निवासी को डच के नाम से जाना जाता है। आप जानते भी होंगे नीदरलैंड के निवासी क्या कहते हैं, डच के नाम से हम जाना जाता है, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। किसकी राजधानी? नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। इनकी राजधानी के पास रोटरडम नामक बंदरगाह है जो राइन नदी के तट पर स्थित है। ये आपके लिए नया फैक्ट होगा तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। रोटरडम नामक बंदरगाह कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में है। कहाँ पे स्थित है? तो राइन नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1581 में नीदरलैंड ने, जिसे हम डच के नाम से जानते हैं, नीदरलैंड ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से, तो पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी? लिस्बन से क्या किया कि मसाला उठा करके अपने यहाँ व्यापार करते थे। जो नीदरलैंड के जो निवासी थे जिसे हम डच के नाम से जानते हैं, वो 1581 में क्या के गए पुर्तगाल की राजधानी कहाँ? लिस्बन। वहाँ से मसाला उठाए और अपने यहाँ व्यापार करते थे। इस व्यापार के मुनाफे से क्या हुआ कि अपने यहाँ, कौन? डच, अपने यहाँ क्या किया कि नौसेना जलयान बनाना शुरू कर दिया। क्यों बनाना शुरू कर दिया? क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि हम भारत के साथ में व्यापार करें या पूर्व के देशों के साथ में हम व्यापार करें। तो जिस प्रकार से पुर्तगालियों के पास में नौसेना या फिर जलयान थी, उसी प्रकार से अपने यहाँ बनाने के लिए वो तैयार करना शुरू कर दिया, ताकि हम पूर्व के देश के साथ में व्यापार करने के लिए जाएंगे तो हमको पुर्तगालियों से सामना करना पड़ेगा, और सामना जब होगा तो हम उससे कैसे विजय पा सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले ही अपनी मजबूती बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए नौसेना जलयान बनाना शुरू कर दिया। आगे क्या है, इसके बाद 1595-96 में एक डच यात्री आया। कहाँ पे आया? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आया था। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को क्या कहते हैं? मसाला द्वीप के नाम से भी हम इसको जानते हैं, मसाला द्वीप के नाम से। तो सबसे पहले डच पहले भारत नहीं आए थे, सबसे पहले वो आए थे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आए थे। हाँ, ये बात है कि कोरोमंडल तट जो है, तमिलनाडु का जो एरिया है, वहाँ से व्यापारी से उन्होंने मिले थे। ठीक है, और उसके बाद वो सबसे पहला अपना कब्जा इंडोनेशिया के ऊपर ही किया था। उसके बाद वो भारत पहुँचते हैं। अब कब भारत पहुँचते हैं तो हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1602 में डच की कंपनी बनी जो यूनाइटेड ईस्ट इंडीज़ कंपनी नीदरलैंड के नाम से जानी गई।
अब इसको हम क्या बोलते हैं, बेरीगंदे ओस्ट इंडीज बोलते हैं, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, बेरीगंदे ओस्ट इंडीज यूनाइटेड। क्यों यूनाइटेड बोलते हैं, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड के नाम से जानी गई। इस कंपनी में बहुत लोग शेयर धारक थे, और जो ये शेयर धारक, डच की कंपनी ऐसी थी, आम लोगों को, किसी को भी वो अपनी कंपनी में शेयर धारक बना लिया था, और यह 200 वर्षों तक अधिकतम लाभ दी अपने किसको, शेयर धारकों को। लगभग मान लेते हैं कि कंपनी एक साल की मुनाफा कमाई 100 रुपया, ठीक है, और इसमें इसमें शेयर धारक थे, सभी को 18% ये लाभ उसमें दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अपने शेयर धारक को लगभग 18% का ये लगभग लाभ दिया है। इस कंपनी में कुल लागत 65 लाख गिल्डर से शुरुआत की गई थी। अब देखिए गिल्डर क्या होता है, वहाँ का मुद्रा है, कहाँ का, नीदरलैंड का मुद्रा है। एवं कंपनी को निम्न अधिकार दिया गया था। कंपनी को जब व्यापार करने के लिए भेजा गया था तो इन्हें निम्न अधिकार दिया गया था। क्या क्या था अधिकार, पहला अधिकार था कि सैन्य कार्यवाही कर सकते हैं। दूसरा क्या था, किसी अन्य देश के साथ क्या कर सकते हैं, शासक के साथ संधि एवं व्यापार कर सकते थे इत्यादि। अब सैन्य कार्यवाही कर सकते हैं, तो अगर आप किसी देश दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे जो व्यापारी वर्ग होंगे, वहाँ का जो समुदाय जो व्यापार कर रहा होगा, या फिर पुर्तगाली वहाँ पे कब्जा जमा रखा है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो क्या आपको वहाँ पे उससे भिड़ना पड़ेगा, वहाँ पे आपको उससे झड़प होगा, तो आपको सैन्य कार्रवाई वहाँ पे कर सकते हैं। ये अधिकार दिया गया था इसको। और क्या किया गया था, इसको किसी अन्य देश के शासक के साथ भी संधि कर सकते थे, व्यापार भी कर सकते थे। इस प्रकार के इनको अधिकार दिया गया था। जो अधिकार ये मिला था, ये शुरुआती में कितने वर्ष का था, 21 वर्ष का था। आगे बढ़ते हैं, इतना शायद समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे 1602 में इंडोनेशिया में क्या हुआ कि पुर्तगाल से सामना हो गया इसका, किसका, डच का। 1602 ईस्वी में इंडोनेशिया में पुर्तगाल से सामना हो गया। और कहाँ पे सामना हुआ था, बांटम नामक स्थान पर। इसे आप इतिहास में क्या कहते हैं, इसको बांटम का युद्ध कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ, कब हुआ था, 1602 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो पुर्तगालियों और डचों के मध्य हुआ था। 1605 में क्या किया, अम्बायान को भी जीत लिया, जो इंडोनेशिया के क्षेत्र में ही था। तो 1602 में क्या किया कि पुर्तगालियों से सामना हो गया, कहाँ, इंडोनेशिया में बांटम नामक स्थान पर, जिसे बांटम का युद्ध के नाम से जानते हैं। और 1605 में क्या हुआ कि अम्बायान को भी जीत लिया, जो इंडोनेशिया का क्षेत्र था। इसके बाद में 1605 में ही भारत में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दिया। तो भारत ने पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया, तो 1605 में। 1605 में कहाँ किया, मछलीपट्टनम में किया, मछलीपट्टनम में। आप कमेंट करके बताइए मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है। इसके पश्चात 1613 में इंडोनेशिया के जकार्ता को पुर्तगालियों से जीत लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब फैक्ट्री स्थापित करने के बाद फिर से इंडोनेशिया में 1613 में जकार्ता को पुर्तगालियों से जीत लिया, और यहाँ बेटेविया नामक शहर बसाया था। तो बेटेविया नामक शहर कहाँ बसाया गया था, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। कौन बसाया था, डच लोगों ने बसाया था। आगे के 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1658 में सिलोन पर कब्जा कर लिया। सिलोन आधुनिक नाम से क्या है, श्रीलंका। यह मछलीपट्टनम से नील का व्यापार करते थे, कौन, डच लोग, ठीक है। 1610 में तमिलनाडु के पुलिकट में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। अब देखिए पहली फैक्ट्री 1605 में किया था, उसके बाद 1610 में तमिलनाडु के पुलिकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, और यहाँ से वस्त्र का व्यापार करते थे, वस्त्र का, तथा बारूद का कारखाना लगाया था, और यहाँ पे टकसाल बनाया। यहीं से स्वर्ण सिक्का चलाया, जिसे पैगोडा कहा जाता है। अब देखिए पैगोडा क्या है, तो सोने का सिक्का है।
तो कौन चलाया था? तो डचों ने चलाया था। कहाँ से चलाया था? तो पुलिकट से चलाया था, है ना। डचों ने अपना मुख्यालय पुलिकट को बनाया, जो 1690 तक कायम रहा। इसके पश्चात डच नागपट्टनम को मुख्यालय स्थापित कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका है, सूरत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, जो 1750 तक 39% भाग पर विस्तार हो गया था। देखिए, जो 1750 में क्या हुआ था, डच का पूरे भारत में 39% पर व्यापार का विस्तार हो गया था। बंगाल में यह कासिम बाजार में कोठियाँ स्थापित किया। बंगाल में भी ये कासिम बाजार में कोठियाँ स्थापित किया और यहाँ से रेशम उत्पादन करते थे तथा बंगाल के चीनसुरा से रेशम वस्त्र, सोरा, अफीम का व्यापार करते थे। तो बंगाल के चीनसुरा से क्या करते थे? रेशम वस्त्र, सोरा, अफीम का व्यापार करते थे। बिहार के पटना में एक कोठी स्थापित किया और यहाँ से कपड़ा का व्यापार करता था। उड़ीसा के बालासोर में भी ये फैक्ट्री स्थापित किया था और वही कपड़ा का व्यापार करता था। डच मुख्य रूप से कपड़ों का व्यापार करता था, याद रखेंगे। 1613 में कोचीन ने पुर्तगाली को जीत लिया। अब देखिए, 1613 में कोचीन को पुर्तगाली से जीत लिया, तो कोचीन का राजा और डच मिल करके पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था 1613 में। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, जो बंगाल का क्षेत्र था। बेदरा कहाँ पड़ता है? बंगाल का क्षेत्र है। यह युद्ध अंग्रेज और डचों के मध्य होता है, जिसमें डच पराजित हो जाते हैं और 1795 में क्या होता है? पेरिस की संधि होती है। इसके माध्यम से क्या होता है? डचों का सारा क्षेत्र छीन लिया जाता है, सिर्फ सूरत को छोड़ दिया जाता है। लेकिन 1824 में डचों ने क्या किया? सूरत को अंग्रेजों के हाथों में बेचकर वापस चले गए। ठीक है, अब नोट में हम बात करते हैं, पहला डच यात्री कौन आया था? कार्नेलियन हाउटमैन आया था। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट क्या है आपका। यहाँ पे आपको बता रहा है, पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया, दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित किया था। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ कह रहा है कि डचों ने पुलिकट में एक किला बनाया था, जिसे गैलरिया का किला के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो भारत में डचों का आगमन था, मैंने इसे समाप्त कर दिया। बहुत छोटा टॉपिक था। कल हम देखेंगे भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, जो बहुत बड़ी टॉपिक है और इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसे आप 1600 से लेकर के 1947 तक इसे आपको देखते रहना है। इसके बाद जब ये अपना विस्तार करता है व्यापार को, तो सारे को मैदान से खदेड़ देता है, चाहे वो डच हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो आपका फ्रांसीसी हो, सभी को मैदान से खदेड़ करके भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और नोट्स बनाते हुए चलिए, और हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। एक एक टॉपिक का मतलब बोले तो, जैसे कि आज हम डच ख़त्म कर दिए, कल पूरा अंग्रेज समाप्त कर देंगे, फिर फ्रांसीसी, फिर डेनिश, फिर स्वीडिश। इस प्रकार से आपका हम भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन फिर समाप्त कर देंगे। फिर कर्नाटक बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है ये, वो जल्दी उसे कोई नहीं पढ़ाता है, उसे छोड़ करके लोग आगे निकल जाते हैं। बस इस भी और किसके बीच हुआ था वो लिखा देते हैं, और क्यों हुआ था, क्या कारण था, इसे कोई नहीं समझाता है। तो उसे मैं समझाऊंगा आपको बहुत आसान से भाषा में। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।